हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X in the solution and is expressed as P equal to KH X। तो किसी गैस का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन के। कहने का मतलब सॉल्यूशन में जितने ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे, जितना ज्यादा गैस की कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज में। इट मीन्स अगर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है और इसमें ये गैस के मोल फ्रैक्शंस हैं, ये गैस की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसकी वेपर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा वेपर्स होंगी उतना ही इसका प्रेशर बनेगा। तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। हियर KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला किसने दिया था? हेनरी ने। एंड इसमें KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। एंड P क्या है? पार्शियल प्रेशर। एंड X क्या है? मोल फ्रैक्शन। If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of the gas in solution, then we should get a plot of the type as shown in figure 2.2। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा? हमें कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा। फिगर नंबर 2.2 देखिए, इसमें क्या है? इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कौन सी गैस? HCl। एंड इधर दे रखा है मोल फ्रैक्शन। इधर पार्शियल प्रेशर एंड इधर मोल फ्रैक्शन। एंड ये लाइन शो कर रही है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। टेबल 2.2। दिस सजेस्ट दैट KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। तो ये जो KH की वैल्यू है ये सभी गैसेस के लिए अलग अलग होती है। ऑक्सीजन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग। तो ये सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू, KH की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होती है। इट इज obvious from the equation 2.11 that higher the value of KH at the given pressure, lower is the solubility of gas in the liquid. It can be seen from table 2.2 that KH value for both N2 and O2 increase with increase of temperature, indicating that the solubility of gas increases with decrease of temperature। इक्वेशन नंबर 2.11 देखिए, ये क्या है? P इक्वल टू KH X। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी मीन्स गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए, इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है हेनरी ने जो फॉर्मूला दिया था P इक्वल टू KH X। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं X इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KH। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, गैस का अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम हो जाएगा। It can be seen from table 2.2 that KH value for both N2 and O2 increase with increase of temperature, indicating that the solubility of gases increases with decrease of temperature। देखिए, ये है टेबल नंबर 2.2। इसमें क्या दे रखा है?
टेम्परेचर दे रखा है, गैस दे रखी है एंड KH की वैल्यू दे रखी है। तो ये इन सभी गैसेस की KH की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए KH की वैल्यू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की देखिए, नाइट्रोजन की 293 टेम्परेचर पर KH की वैल्यू 76.48 है एंड जब टेम्परेचर बढ़ गया 303 हो गया, KH की वैल्यू भी बढ़ गई, 88.84 हो गई। पहले कितनी थी? 76.48। मगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो KH की वैल्यू हो गई नाइट्रोजन के लिए 88.84। एंड नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन की वैल्यू 293 टेम्परेचर पर 34.86 है। मगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया 303 हो गया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा ऑक्सीजन की KH की वैल्यू 46.82 हो गई, मीन्स 34 से 46 पर पहुंच गई। तो कहने का मतलब KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, और अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो ये वाली इक्वेशन देखिए, अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। और टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ती है, एंड जैसे ही KH की वैल्यू बढ़ती है तो उस सॉल्युबिलिटी कम होती है, और इसी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, फिश, ऑक्टोपस, ये सभी कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व हो सकती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है। तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व हो पाएगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑक्सीजन गैस उतना डिजोल्व नहीं हो पाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड एनिमल वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, या जहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां एनिमल मर जाएंगे। इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.4। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने क्या लिया है, 1 लीटर वाटर और उसमें नाइट्रोजन गैस पास कराई है, और पूछा है कि जैसे ही हम इस वाटर में नाइट्रोजन गैस पास कराएंगे तो कितनी नाइट्रोजन के मोल्स इसमें डिसॉल्व हो पाएंगे। तो वही मिली मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, मगर मिली मोल्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हेनरी ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? हेनरी ने फॉर्मूला दिया था P इक्वल टू KH(x). x क्या है यहाँ? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KH हो जाएगा यहाँ से। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.987 बार, ये रही। पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, तो यहाँ पे P की जगह यहाँ पर ये रख दी गई है 0.987 बार। एंड KH की वैल्यू भी ये रही 76.48 किलो बार। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, पार्शियल प्रेशर देखिए बार में दे रखा है एंड KH की वैल्यू किलो बार में, तो किलो बार को चेंज कर लो बार में। तो बार में अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? KH की वैल्यू 76.48 किलो बार है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 76.48 इंटू 1000 कर देंगे, और हमें मिल जाएगी वैल्यू 76,480 बार। अब हम
इसकी वैल्यू KH की जगह यहाँ पर रख देंगे, KH की जगह यहाँ। P की वैल्यू कितनी होगी 0.978 एंड KH की वैल्यू 76,480 76,480 एंड इससे इसको डिवाइड कर देंगे और ये मिलेगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। देखिए यहाँ भी वही आया है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब हमें क्या मिला, ये मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स। मगर मोल्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। मोल किसके मोल्स निकाल रहे हैं हम, नाइट्रोजन के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब हमारे सॉल्यूशन में क्या था, वाटर था और उसमें नाइट्रोजन गैस पास कराई थी। तो दोनों की मोल्स को, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ H2O, दोनों की मोल्स को ऐड कर दो, टोटल मोल्स मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मोल फ्रैक्शन कितना आया था, मोल फ्रैक्शन ये रहा, मोल फ्रैक्शन आया था हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की जगह यहाँ पर रख दिया 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने, तो हमने मान लिया n मोल्स हैं एंड उसको डिवाइड किया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी n है, प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर तो दे ही नहीं रखे, अब ये भी हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हमें मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास, क्या मास दे रखा है वाटर का, नहीं दे रखा, क्योंकि 1 लीटर वाटर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मास नहीं दे रखा है। तो पहले ये फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से हमें मास मिल जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की होती है 1 इंटू 1 लीटर वॉल्यूम का मास होता है 1000 ग्राम। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया 1000 ग्राम मास ऑफ वाटर। तो अब हम मास की जगह रख देंगे 1000 ग्राम एंड मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, इसमें हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय द 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास 16 एंड इसको कैलकुलेट करने पर आया 18। तो 18 डिवाइडेड बाई 1000, तो मोल्स आएंगे वाटर के 55.5। तो मिल गए मोल्स। चलो रख दो यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर की जगह 55.5। यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन के मोल हैं ये वाटर के मुकाबले बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको 0 मान लेंगे। तो बचेगा क्या 55.5, तो यहाँ पर बच गया 55.5। तो n इक्वल टू यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। तो मल्टीप्लाई करने पर आएंगे मोल्स हमारे 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब हमें मोल मिल गए, लेकिन मगर हमें निकालना क्या है, मिली मोल्स। यहाँ पर है मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल्स को मिली मोल्स में चेंज कर लेंगे। तो 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 कर देंगे और जैसे ही हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलीमोल्स मिलेंगे 0.716 मिलीमोल्स। ये देखिए यहाँ पर भी वही दे रखा है।